हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड को। तो महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड एक्चुअल में एक होल्डिंग कंपनी है जो बजाज ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स हैं इसके पास। तो यहाँ पर मुझे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है क्योंकि कंपनी अपनी होल्डिंग के कंपैरिजन में काफ़ी अंडर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर चार्ट भी कुछ सजेस्ट करता है और इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको भी हम एक बार देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये मेरी किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। मैं यहाँ पर आपको एनालाइज करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को निकालना चाहिए। जैसे बहुत बार बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की वगैरह वगैरह। तो देखो, यहां पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू की जो बात आती है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा सा वर्ड है कि उसको किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो यहां पर जो ये वाली स्ट्रेटजी है ये बड़ी सिंपल है। और वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट जो पीटर लिंच जी ने जो बुक लिखी हुई है उसमें सीधा सा इस स्ट्रेटजी को समझाया गया, बताया गया है। तो इसको एक बार आगे चल के देख लेते हैं। और देखने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं कि जिस कंपनी में इसकी होल्डिंग है उसको अगर हम जाकर देखें तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है कि बजाज फाइनेंस में इसकी होल्डिंग है, तो बजाज फाइनेंस में मैं सर्च करके नीचे गया। नीचे जाके मैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में गया, इसमें प्रोमोटर्स में गया। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स में इसका नाम आ गया महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। तो जब मैंने महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड पर क्लिक किया तो महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड की जिस जिस कंपनी में जितनी जितनी भी होल्डिंग है आज की डेट में वो सारी यहां पर मेंशन होकर आ गई। तो यहां पर जब बजाज ऑटो में कितना होल्डिंग है 2.34%, तो इसकी एक छोटी सी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहां पर बजाज ऑटो में इसकी होल्डिंग है 2.34%। और उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं बजाज फाइनेंस में 3.15, सो 3.15%। और ये है हमारी बजाज फाइनेंस में। यहाँ पर ये बजाज फाइनेंस हो गया और इसको बजाज ऑटो है, ये बजाज ऑटो नहीं है। तो बजाज ऑटो भी हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। उसके बाद में बजाज फिनसर्व 2.34 अगेन, सो 2.34%। एंड दिस इज विच वन, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व ये भी हमने मेंशन कर लिया। उसके बाद में हमारा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग में है 3.04, सो दिस इज 3.04। और ये है हमारा बजाज होल्डिंग में। तो बजाज होल्डिंग, इन चारों को हमने मेंशन कर लिया। मैं फ़ॉन्ट थोड़े से बड़े कर लेता हूं जिससे हमें ठीक से विजिबल हो जाए। तो एक बार हमने ये कर लिया, इसको बजाज होल्डिंग भी आ गया। तो ये सारे हमारी हमने परसेंटेज होल्डिंग यहाँ पर मेंशन कर ली। अब एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन लिख लेते हैं कि इन पर्टिकुलर कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। तो अगर बजाज ऑटो की बात करें, बजाज ऑटो की है 105620, 105620, दिस इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। देन बजाज फाइनेंस की देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस की हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी 328,606, 328,606। उसके बाद में बजाज फिनसर्व भी चेक करते हैं। बजाज फिनसर्व पे क्लिक किया, देन 150,236, 150,236 वी गॉट इट। एंड देन बजाज होल्डिंग की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 38,161, 38,161। तो ये हमने चारों यहाँ पर मेंशन कर ली। और इसको एक बार प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं जिससे पता चल जाए। उसके बाद में परसेंटेज होल्डिंग की ये हमने इसको मेंशन कर लिया। तो करंट में इसकी वैल्यू क्या है, तो अगर वैल्यू की बात करें इसकी तो ये निकल कर आता है मल्टीप्लाई बाय दिस। तो हमारी ये वैल्यूएशन निकल कर आ गई। हमने इसको टोटल कर लिया। टोटल करके एक बार इसकी हमने टोटल यहाँ पर इसका ग्रैंड टोटल भी कर लेते हैं कि टोटल हमारा कितना निकल कर आता है। तो एक्चुअल में जो होल्डिंग है, टोटल होल्डिंग महाराष्ट्र स्कूटर्स की इन चारों कंपनीज में जो करंट वैल्यूएशन है दैट इज 17,498 करोड़। ये सारी फिगर करोड़ में है। उसके बाद में अगर हम चेक करें कि जो महाराष्ट्र स्कूटर्स है, महाराष्ट्र स्कूटर्स की करंट में मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो वो है 4161। तो यहाँ पर ये एक बड़ा ही एक अच्छा खासा गैप है। 4161 करोड़ की यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है महाराष्ट्र स्कूटर्स की। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है जितनी इसके पास होल्डिंग है। यानी कि पूरी कंपनी को महाराष्ट्र स्कूटर्स को परचेज कर लें तो 4161 का आ जाता है।
और इस कंपनी के पास जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब जो बाकी शेयर्स में जो लिस्टेड कंपनीज में जो इसकी होल्डिंग है, दैट इज 17,498 करोड़, 17,500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर इसको हम परसेंटेज में देखने लगे तो 24% पर ये एक्चुअल में ट्रेड कर रही है। तो टोटल में अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से देखें तो जो इसके पास टोटल होल्डिंग है और करंट में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टोटल होल्डिंग इसके पास 4.21 टाइम्स है। तो इतने टाइम्स की इसके पास होल्डिंग है, इतनी इसकी वर्थ है एक्चुअल में। तो यहां पर जब ये इतनी वर्थ की बात करते हैं तो एक बार इन चारों के चार्ट पैटर्न्स भी देख लेते हैं। चार्ट पैटर्न्स को देखना यहां पर जरूरी है। तो अगर बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो का अगर हम चार्ट पैटर्न यहां पर ओपन करते हैं तो जो प्री पैंडेमिक लेवल था, प्री पैंडेमिक लेवल से क्या ये ऊपर ट्रेड कर रहा है? जो लाइफ टाइम हाई था प्री पैंडेमिक, यस, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है बजाज ऑटो। यहां से भी अगर हम देखें इसको, जो एक्चुअल में इसका लाइफ टाइम हाई था, यहां से भी देखें तो उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है लाइफ टाइम हाई से, प्री पैंडेमिक लेवल से जो पहले लाइफ टाइम हाई था। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस में भी सेम ही सीन है, ये लाइफ टाइम हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो प्री पैंडेमिक लाइफ टाइम हाई था उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। बजाज फिनसर्व की बात करते हैं एक बार हम लोग, तो बजाज फिनसर्व की भी सिचुएशन देखें तो सेम ही सिचुएशन है, ये ऑलरेडी प्री पैंडेमिक का जो लाइफ टाइम हाई था उससे ऊपर ट्रेड कर चुका है, थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। और अगर हम फाइनली बजाज होल्डिंग की बात करें तो बजाज होल्डिंग भी ऑलमोस्ट प्री पैंडेमिक लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास ही है, कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। ऐसे में जब हम यहां पर महाराष्ट्र स्कूटर्स की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र स्कूटर्स एक्चुअल में काफी नीचे लेवल पर है, अभी तक प्री पैंडेमिक लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। और अगर हम प्री पैंडेमिक लेवल तक भी जाने की बात करें तो 35.82% का तो सीधा सीधा स्कोप यही है। और जब यहां पर बाकी सारी कंपनीज भी ऑलरेडी प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर जा चुकी हैं, ऊपर ट्रेड कर चुकी हैं, तो यहां पर इसका प्री पैंडेमिक लेवल से भी और ऊपर जाना बनता है, ये भी एक पॉइंट है। साथ में अगर हम यहां से एक साल बाद का टाइम देखें तो एक साल में अगर हम ये भी मानकर चलें कि ये सारी कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज हैं, अगर इसमें 20% का भी इंक्रीमेंट होता है यहां से, यानी कि 20% भी बाकी सारे शेयर्स ऊपर जाते हैं, तो भी यहां पर जो गैप है करंट के हिसाब से वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आता है। मैंने यहां पर ये चारों ले लिए कि अगर 1.20 के हिसाब से यानी कि 20% अगर ये इंक्रीमेंट होता है तो ये कितनी वैल्यूएशन बैठती है, मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये टोटल भी ले लिया, तो टोटल एक्चुअल में 20,000 करोड़ का बैठता है। मैं ये कहता हूँ अगर ये 1/3 पर भी ट्रेड कर रहा होगा ना, ये स्टॉक अगर 1/3 पर भी ट्रेड करेगा महाराष्ट्र स्कूटर, तो भी ये हमारा जो गेन निकल कर आता है करंट प्राइस से वो निकल कर आता है। अगर मैं इसको यहाँ पर ले लूँ तो यहाँ पर 68% का गेन निकल कर आता है, लेकिन ये यहाँ पर डबल की गुंजाइश नहीं है एक्चुअल में, सॉरी, यहां पर ये 20% इंक्रीमेंटल की भी बात है। साथ में जो यहां पर है 1/3 पर जो ट्रेड करने की बात है, ये जनरली 1/3 पर ट्रेड नहीं करते हैं, ये अपनी पीक परफॉर्मेंस में आकर हाफ पर तो आ ही जाते हैं। तो एक्चुअल में जो इसकी वैल्यूएशन बैठती है ना, वो कम से कम अगर मैं 50% डिस्काउंट भी ले लूं कि होल्डिंग कंपनी होने की वजह से 50% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, तो भी ये 10,500 करोड़ का बैठता है अब से एक साल बाद। और उसके हिसाब से जो यहां पर गेन निकल कर आता है वो निकल कर आता है 152% का गेन निकल कर आता है, क्योंकि जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बैठती है 10,498 करोड़ बैठती है और करंट में जो प्राइस है वो 4161 करोड़ का बैठता है। तो उसके हिसाब से यहां से इस शेयर प्राइस का 2.5 टाइम्स होने की पोटेंशियल है यहां से अगले एक साल का, मैं अगर टाइम होराइजन लेकर चलूं तो। इस तरीके से जब हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं और कोरिलेट करते हैं तो हमें ज्यादा कन्विक्शन होती है, कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट होता है और हम ज्यादा बेटर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 10-10% के ट्रेड ढूंढने से बहुत बेटर है सिंगल शॉट में एक साल रख के अगर हम 40 to 50% के ट्रेड ले सके ना, तो बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। मैं हमेशा से इस चीज को कहता हूं कि लंबे ट्रेड 40 to 50% एक साल में अगर बन जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने एक चीज पहले भी बताई थी, अगर 1 रुपये को आज इन्वेस्ट किया जाए और 40% की CAGR ली जाए, 1.4 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए और इसको 10 साल रखा जाए, तो हमारे ये कितने पैसे हो जाते हैं, यहां पर मैं आपको बताता हूं, इक्वल टू का साइन लगाओ और ये 1 रुपये के एक्चुअल में 28.92 हो जाते हैं, यानी कि 29 टाइम्स हो जाते हैं। अगर 1 लाख भी लगाया, 40% 10 साल के लिए अगर आपने कमा लिया ना, 40% करके 10 साल तक अगर आप कमाते रहे तो 1 लाख का 29 लाख हो जाता है और 1 करोड़ का 29 करोड़ हो जाता है।
जाता है 10 लाख के 2.9 करोड़ हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 3 करोड़। तो ये पावर होती है। यहाँ पर 40% के ट्रेड मिलने बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते एक्चुअल में, सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है। और एक्चुअल में एक और पॉइंट ये है कि मेरा भी मन रहता है कि मैं आपके लिए यहाँ पर मेहनत करता रहूं और आपको ये चीजें मैं बताता रहूं। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।